हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा था पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत को बहुत अच्छे से कवर किया था। जो थोड़ा बहुत रह जाएगा मैं उसे क्वेश्चन वाली वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि खाली क्वेश्चन ही कराऊंगा, उसमें मैप से समझेंगे, उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे पूर्वोत्तर भारत के ऊपर। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं भारत की जनजातियाँ। क्या? भारत की जनजातियाँ। जनजातियाँ क्या, हम हिस्ट्री, पॉलिटी सभी कुछ मैप से पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बड़े अच्छे से व्यवस्थित हो जाए, अच्छे से बैठ जाए। जितना आप अच्छे से ज्योग्राफी को पढ़ोगे, हिस्ट्री, पॉलिटी को, जीएस को जितने अच्छे से पढ़ोगे, मैप से पढ़ोगे हर चीज़ को, उतना ही लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, मैप से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि डिजाइन बनाना है, नहीं, चीज़ों को बस दिमाग में सेट करना है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। ये होता है मैप से पढ़ने का फायदा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भारत की जनजातियां। आप सभी जनजातियों को नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती है, जैसा कि अनडेवलप, ठीक है ना, अनपढ़ और बाल बड़े हुए, ठीक है, गंदे और जंगलों में रहने वाले, कुछ इस तरीके की इमेज बनती है। हम ये कह सकते हैं कि जनजातियां अनपढ़ होती हैं, लेकिन कभी ये नहीं कह सकते कि वो अनडेवलप होती हैं। शायद आज के टाइम में डेवलप इतना कोई ना हो जितनी जनजातियां हैं। कहने का मतलब डेवलप से मतलब ये नहीं होता है कि उनके पास कार है या फिर एसी है या फिर उनके पास बंगले हैं, नहीं। डेवलप का मतलब है वो दिल से डेवलप है और दिमाग से डेवलप है। कहने का मतलब आज मनुष्य आज के टाइम में क्या करता है, अपने आप को डेवलप बनाने के लिए क्या कर रहा है, प्रकृति को हानि पहुंचा रहा है। ऐसे डेवलप होने का क्या फायदा जो प्रकृति को हानि पहुंचा रहा है? ऐसे डेवलप होने का क्या फायदा जिससे प्रकृति को हानि पहुंच रही है? जनजातियां जो होती हैं ये हमें इसलिए अलग लगते हैं क्योंकि ये प्रकृति से इतना प्यार करते हैं कि उसके प्रति कुछ सहन नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब आप कभी जंगलों में जाएंगे तो वो आप पर हमला भी कर सकते हैं, क्यों? उनके दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि ये जितने भी लोग हैं, जैसे कि हम डेवलप लोग, इन्हें वो अपना नहीं समझते हैं। अपना क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा है हम जैसे लोगों को प्रकृति को बर्बाद करते हुए, तो वो हमसे चिढ़ने लगे हैं। जब हम जंगलों में जाते हैं तो वो हमसे चिढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रकृति को हानि ना पहुंचाएं, पेड़ों को काटे ना, क्योंकि उनके घर उनका जंगल ही है, उनकी प्रकृति उनका घर है। ठीक है, उनके पशु पक्षी ही उनका घर है। जब उनके घर को आप हानि पहुंचाओगे, आपके घर को कोई हानि पहुंचाएगा तो आप सहन कर लोगे? नहीं। तो जनजातियां भी यही हैं, उनकी प्रकृति उनका घर है। क्या भारत सरकार जनजातियों को जंगलों से निकाल कर उन्हें शहर में डेवलप नहीं कर सकती? कर सकती है, शायद एक दिन भी ना लगे। इतनी पावरफुल है हमारा देश कि शायद उन्हें एक दिन ना लगे जनजातियों को देश में लेकर आकर उन्हें डेवलप या उन्हें शहर या फिर घर देने में। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करती है? ऐसा इसलिए नहीं करती है क्योंकि वो प्रकृति से प्यार करते हैं। यदि वो लोग भी हम जैसे डेवलप हो जाएंगे, हम जैसे बड़े बड़े शहरों में रहने लगेंगे, प्रकृति को हानि पहुंचाएंगे, घरों में एसी लगाएंगे जिससे सीएफसी निकलेगी और उससे ओजोन क्षरण होगा, तो उसका क्या फायदा? तो भारत सरकार भी ये चाहती है कि जनजातियां डेवलप ज्यादा ना हो, क्योंकि हर चीज का दो पहलू होने जरूरी है। अगर एक बर्बादी की ओर जा रहा है तो दूसरा उसे संतुलन करने के लिए जरूरी है। ये लोग प्रकृति से इतना प्यार करते हैं कि उसे हानि नहीं पहुंचाते हैं। ये नदियों के जल को गंदा नहीं करते हैं, ये पेड़ों को काटते नहीं है, ये पशुओं की हत्या नहीं करते हैं बेफालतू में। ठीक है, ये हम जैसे लोगों के बीच नहीं रहते हैं इसी वजह से, क्योंकि हम इन सभी चीजों को हानि पहुंचाते हैं। ये है जनजातियां। ठीक है, आपने देखा होगा बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, इनमें हम आम लोगों को जाने की अनुमति लेनी पड़ती है डीएम, एसडीएम से, ठीक है, या पर्यावरण विभाग से। लेकिन जनजातियों को ऐसा नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार को भी पता है कि ये लोग कभी भी प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो हम इन्हें क्यों रोकें? हम इन्हें क्यों रोकें? ये जाकर अंदर अच्छा ही कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी जनजातियां। जनजातियां अनडेवलप हो सकती हैं कि वो डेवलप नहीं है, लेकिन आप अनपढ़ या फिर उन्हें ये नहीं कह सकते कि इनमें तमीज नहीं है या फिर ये बहुत पिछड़े हुए हैं। पिछड़े हुए हो सकते हैं लेकिन बहुत ही समझदार लोग होते हैं जनजातियां। तो आज हम जनजातियों के बारे में ही बात करने वाले हैं, उनसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ स्टैटिक चीजों पर बात कर लेते हैं, जैसे कहाँ जनजातियां ज्यादा पाई जाती हैं, कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। उसके बाद जनजातियों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जनजातियां कहां पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जनजातियां हमारी एमपी, मध्य प्रदेश में, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। यहीं से दूसरा क्वेश्चन बने कि सबसे ज्यादा प्रतिशत में जनजातियां कहां पाई जाती हैं। प्रतिशत में जनजातियां कहां पाई जाती हैं? तो आपका आंसर होगा मिजोरम।
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। एक और बनता है कि जो जनजातियां होती हैं उनके धार्मिक पुरुष को क्या कहते हैं? धार्मिक पुरुष को जैसे पाहन कहते हैं। आज के टाइम में से हमारे पंडित होते हैं, जैसे कि हम हवन कथा वगैरह कराते हैं, किसके द्वारा? पंडितों के द्वारा। उसी प्रकार जनजातियों के जो धार्मिक पुरुष होते हैं, धार्मिक जो कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं पाहन। क्या कहते हैं? पाहन। एक नेक्स्ट आता है नाम ठक्कर बप्पा। ठक्कर बप्पा जो थे वो जनजातियों के मसीहा थे। देखो, धार्मिक पुरुष यानी पंडित हो गए, लेकिन मसीहा का क्या मतलब है? मसीहा का मतलब है जिन्होंने जनजातियों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हों, बहुत अच्छे कार्य किए हों, उनके साथ दिया हो, उन्हें बचाया हो, ठीक है, उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, उन्हें कहते हैं मसीहा। तो जनजातियों का मसीहा किसे कहा जाता? तो जनजातियों को मसीहा कहा जाता ठक्कर बप्पा को। ठीक है, अभी हम सब कुछ रिकॉल करने वाले, लेकिन आप आसानी से सुनते जाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जनजातियां आपने सभी ने रटी होंगी कि इस राज्य में ये पाई जाती है, लेकिन उन्हें पढ़ के देखिए, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। ठीक है, आप नदियां पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, इसे भी पढ़िए, बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग है ये भी। तो सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक जनजाति है गुज्जर। गुज्जर जनजाति जो अपनी जाति के हिसाब से मुस्लिम है। कौन सी? मुस्लिम जनजाति है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है जम्मू कश्मीर की ऐसी जनजाति जो कि मुस्लिम जनजाति है, तो आपका आंसर होगा गुज्जर जनजाति। कौन सी? गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर की मुस्लिम जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हवा राजस्थान पर। कौन सा? राजस्थान। राजस्थान में 3 है, मीणा, गरसिया और कालबेलिया। मीणा, गरसिया और कालबेलिया। आपको नाम तीनों याद रखने, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मीणा, मीणा कहाँ की जनजाति है? तो आपका आंसर होगा ये है हमारी राजस्थान की। कहाँ की? राजस्थान की। गरसिया भी पूछा गया है और कालबेलिया भी पूछा गया है। ठीक है, जनजातियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा हैं। ठीक है, जिस प्रकार आपके सरनेम है, पीछे आप सरनेम लगाते हैं, क्या आप सब सरनेमों को याद कर सकते? नहीं। आप अभी बाहर निकल जाइए बाजार में, आपको 10 सरनेम देखने को नहीं मिलेंगे, क्या उन्हें याद कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो इसी प्रकार जैसे सरनेम होते हैं, ऐसी जनजातियां हैं, तो ना तो उन्हें पढ़ना पॉसिबल है, ना ही समझदारी का काम है। ठीक है, हम उन्हें पढ़ेंगे जो एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट, जो कि बहुत बड़े एग्जाम नहीं कह सकते, जैसे पीसीएस, ठीक है, पीसीएस, लोअर पीसीएस और एनटीपीसी जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं। जनजातियों वाले क्वेश्चन देखो, ये पूछ लेगा ये जनजाति किस राज्य में, अधिकतर बच्चे टिक कर देंगे। पूछ लेगा कि जनजातियों को धार्मिक पुरुष कौन था? पाहन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछ लेगा जम्मू कश्मीर की कौन सी जनजाति मुस्लिम जनजाति है? गुज्जर। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, बड़े एग्जामों में घुमा कर पूछे जाते हैं, डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आप एक प्रशासक बनोगे तो उस बात को समझिए। तो राजस्थान में 3 जनजातियां, मीणा, गरसिया और कालबेलिया। कालबेलिया जनजाति जो है वो कालबेलिया जनजाति जो है एक सपेरा जनजाति है। कैसी? सपेरा। आप देखते होंगे कि गांव में सपेरे आते हैं अपना खेल दिखाने के लिए। गांव में सपेरे आते हैं खेल दिखाने के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर सपेरा कालबेलिया है, लेकिन अधिकतर सपेरे जो होते हैं वो कालबेलिया होते हैं। कौन से? कालबेलिया होते हैं, और मुख्य रूप से पाए जाते हैं हमारे कहां पर? राजस्थान में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कोली, बंजारा और मूरिया। कोली, बंजारा और मूरिया। बस आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं कि किस स्टेट में पाई जाते हैं। तो आपका आंसर होगा गुजरात में। सबसे ज्यादा जो पूछा गया वो है कोली। कौन सा? कोली। कोली हमारा सबसे ज्यादा पूछा गया है एग्जामों में। कहां पर पाया जाता है? ये हमारी पाई जाती है गुजरात में। कोली, बंजारा और मूरिया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है भारती। भारती हमारी पाई जाती है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में भारती पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, केरल की 3 जनजातियां हैं, मैपिल, नायर और कारद। मैपिल, नायर और कारद। उसी के साथ आपको एक और याद रखनी है, टोंडा और बड़गा। टोंडा और बड़गा ये पाई जाती है हमारी तमिलनाडु में और ये पाई जाती है हमारी केरल में। इनकी खास विशेषता यह है टोंडा और बड़गा की कि टोंडा और बड़गा नीलगिरी पर्वत पर रहती हैं। कहां पर? नीलगिरी पर्वत पर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि तमिलनाडु की ऐसी जनजातियां जो कि नीलगिरी पर्वत पर रहती हैं, तो उनका नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा उनका नाम है टोंडा और बड़गा। ठीक है, टोंडा और बड़गा। और अब देखिए नायर और टोंडा, इनकी एक खास विशेषता है। क्या विशेषता है? कि इनमें एक प्रथा प्रचलित है। कौन सी प्रथा? कि कन्या वध प्रथा। कन्या वध प्रथा। इसमें क्या होता है, जैसे ही लड़की जन्म लेती है अधिकतर मार दिया जाता है। ये आज अपने टाइम में भी देखते होंगे। ठीक है, लड़कियां जन्म लेती हैं, उन्हें मार दिया जाता है। उसके कारण इसे कहते हैं कन्या वध प्रथा। ठीक है, कन्या वध प्रथा के प्रचलित होने के कारण जो हमारी नायर और टोंडा जनजाति हैं, इनमें इतनी लड़कियों की कमी हो गई है
कि यदि उनकी शादी होती है, जिस घर में उनकी शादी हो रही है, यदि उस घर में 4 भाई है, 5 भाई, 3 भाई, जितने भी भाई हैं, सभी के लिए एक पत्नी होगी, यानी एक लड़की का विवाह सभी भाइयों के साथ होगा। इसे कहते हैं भातृ बहुपति विवाह। ठीक है ना, भातृ मतलब भाई, बहु मतलब जितने हैं, ठीक है ना, पति विवाह यानी स्त्री का विवाह। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूं, जो हमारे नायर और टोंडा है, इनमें कन्या वध प्रथा प्रचलित है, जिसमें लड़कियों को मार दिया जाता है, अधिकतर बलि दे दी जाती है। ठीक है, इसके कारण लड़कियों की इतनी कमी हो गई है कि इनके अंदर भातृ बहुपति विवाह प्रचलित है। भातृ बहुपति विवाह ये होता है कि इसमें जितने भी भाई होते हैं सबके लिए एक ही पत्नी होती है। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखनी, टोंडा और बड़गा हमारी रहती कहां पर है, तो नीलगिरी पर्वत पर रहती है, तमिलनाडु में। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी चैंचू, लंबाडा और बहरूपिया। कुछ जनजातियां हैं जिनको केवल आपको राज्य याद रखना है कि किस राज्य में पाई जाती है। तो चैंचू, लंबाडा और बहरूपिया हमारी मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। भूमिज और लोधा हमारी वेस्ट बंगाल में पाई जाती हैं। भूमिज और लोधा हमारी वेस्ट बंगाल में पाई जाती हैं। कवर्डा हमारी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कहां पर, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। नाग व कोन्यक हमारी नागालैंड में पाई जाती है। नाम से पता चल रहा है आपको, नाग, ठीक है ना, नागालैंड। तो नाग व कोन्यक हमारी कहां पाई जाती है, तो नागालैंड में पाई जाती है। रियांग हमारी त्रिपुरा, ठीक है ना, रियांग त्रिपुरा हमारा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। तो हमारी चैंचू, लंबाडा, बहरूपिया आंध्र प्रदेश, भूमिज लोधा हमारी वेस्ट बंगाल, नाग व कोन्यक हमारी नागालैंड, रियांग हमारी त्रिपुरा और लेप्चा हमारी सिक्किम में पाई जाती है। ये है हमारा सिक्किम, जो कि 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 4 नाम दे देगा, उसमें सिक्किम भी दे देगा, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है, तो आपको याद रखना है कि सिक्किम 7 सिस्टर के अंदर नहीं आता है। ठीक है, जो अभी नेक्स्ट है हमारी, वो है थारू, भुक्सा, भेटिया, जौनसारी। थारू, भुक्सा, भेटिया और जौनसारी ये मुख्य रूप से हमारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में पाई जाती हैं। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में पाई जाती हैं, थारू, भुक्सा, भेटिया और जौनसारी। ठीक है, थारू जो है वो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, सभी ने रटा होगा, लेकिन दिवाली को शोक के रूप में क्यों मनाते हैं? आपने देखा होगा कि आप जैसे अपने देव पूछते हो ना, देखिए देव उठान, ठीक है ना, देव सो गए, ये सभी चलता है, सभी के घरों में चलता है, अपने देवों को भी पूछते हो अपने। ठीक है, तो उसी प्रकार थारू जनजाति भी अपने देवों को पूछती है। लेकिन दिवाली के दिन क्या होता है कि दिवाली के दिन जब सारा जगमगा जाता है, तो इन्हें इस बात का दुख होता है कि काश हमारे पास आज हमारे दादी, बाबा, परदादा ये सभी होते जो उनके पास आज नहीं है, जिनकी मृत्यु हो गई, उनका शोक मनाते हैं। ये हमसे चिढ़ते नहीं है, बल्कि शोक इस बात का मनाते हैं कि हम भी दिवाली मना रहे होते, काश हमारे पास हमारे पूर्वज होते। आज हमारे पास हमारे पूर्वज नहीं है, इसीलिए हम भी दिवाली नहीं मनाएंगे उनके लिए। तो ये है हमारा थारू इसीलिए बनाती है शोक के रूप में दिवाली। ठीक है, इसका कारण ये है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में हमारी 4 पाई जाती हैं, गद्दी, बक्करवाल, जद्दा और किन्नौर। ठीक है ना, गद्दी, बक्करवाल, जद्दा और किन्नौर। गद्दी और बक्करवाल जो है ये भेड़ पालती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में जहां लोग टोपी सी लगाकर रहते हैं, ठीक है, टोपी लगाकर रहते हैं, उनके पास आपने देखा वो भेड़ बहुत रहते हैं। ठीक है, घास के टाइप आपने सिंधी वगैरह में देखा होगा, तो वो हमारी गद्दी और बक्करवाल होती हैं। कौन सी जनजातियां? गद्दी और बक्करवाल हमारी भेड़ पालती हैं। तो पूछेगा हिमाचल प्रदेश की ऐसी जनजातियां जो कि भेड़ पालती हैं, तो आपका आंसर होगा गद्दी व बक्करवाल। ठीक है, टोंडा और नायर, आपको इनसे एक चीज याद रखनी है कि इनमें भैंस पालन करती है। ये कैसी है? भैंस पालने वाली जनजाति है, भैंस पालने वाली जनजाति। अब पूछ लेगा कि तमिलनाडु की ऐसी कौन सी जनजाति है जो भैंस पालती है। ठीक है, भैंस पालती है, तो आपका आंसर होगा टोंडा। ठीक है, टोंडा से आपको एक और चीज याद रखनी है कि टोंडा और बड़गा जो है, टोंडा, बड़गा, मैपिल, नायर, कारद, इनकी खास विशेषता यह है कि इनके जो मंदिर होते हैं वो होते हैं दुग्धशाला। दुग्धशाला का मतलब जैसे कि आज हम अपने घरों में दूध डेयरी पे लेने जाते हैं, ठीक है, या फिर किसी वहां पर लेने जाते हैं जो जहां पर दूध मिलता है, जहां पर भैंसें बंधी होती है, गाय बंधी होती है, तो उसे कहते हैं दुग्धशाला। ठीक है ना, दुग्धशाला। तो इनके मंदिर होते हैं, उन्हें ही दुग्धशाला कहते हैं। ठीक है, जहां पर दूध मिलता है, क्योंकि ये भैंस पालती हैं। जब भैंस पालती हैं तो इन्हें ये भगवान के रूप में पूजते हैं। जब भगवान के रूप में क्यों पूजते हैं? क्योंकि इन्हें दूध देती है, खाने के लिए देती है, पीने के लिए देती है, इसी वजह से। ठीक है, तो इनके जो दुग्धशाला होती है यानी डेयरी होती है, इनके मंदिर होते हैं जहां पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। अब पूछेगा क्वेश्चन
कि ऐसी कौन सी जनजातियां हैं जिनके दुग्धशाला जो उनके मंदिर होते हैं वह वहां पर स्त्रियों का जो प्रवेश है वो वर्जित है। तो आपका आंसर होगा नायर व टोंडा। ठीक है, इन सभी में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है जो कि हमारी केरल व तमिलनाडु की जनजातियां हैं। ठीक है, मुझे भरोसा है आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं एमपी की। एमपी मुख्य रूप से पाई जाती है कोल, भील, लंबाडी, बैगा, सहरिया। ठीक है, सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है वो है कोल। ठीक है ना, कोल। हमारी जो कोल, भील, लंबाडी, बैगा और सहरिया है ये हमारी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहां पर? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जो हमारी संथाल, मुंडा, गोंड, बिरहो और हो। ठीक है, 5 है हमारी संथाल, मुंडा, गोंड, बिरहो और हो। ये हमारी 5 जनजातियां जो कि झारखंड में पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं संथाल पर। संथाल जो होते हैं ये नाटे कद के होते हैं। ठीक है, नाटे कद का मतलब हाइट कम होती है, नाक चपटी होती है। आपने देखा होगा इस प्रकार की नाक वाले लोग आपको दिखते हैं आपके आसपास। तो वो जनजातियां नहीं होती हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसी होती हैं संथाल जनजातियां, ऐसी होती हैं संथाल जनजातियां। जनजातियों से आपको एक और चीज बता दूं, तो जनजातियां होती हैं उनके पैर बहुत छोटे होते हैं। हर एक के नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर, जब अधिकतर होते हैं तो उन्हें हम टोटल मान लेते हैं। ठीक है, तो जब उनके पैर छोटे होते हैं, जो कद होता है वो नाटा होता है जनजातियों का। इसका कारण ये है कि जब पैर छोटे होंगे, हमारी तरह वो जूते तो पहनकर घूम नहीं रहे। ठीक है, उन्हें पहाड़ों पर चढ़ना है। ठीक है, वो जब ही नीचे आते हैं जब उन्हें अपनी बकरी बेचनी हो, या फिर उन्हें मसाले लेने हो, या फिर खान पान की कुछ चीजें लेनी हो। उसके बाद वो लेते हैं और उन्हें अपना ऊपर लेकर पहाड़ों पर चले जाते हैं। पहाड़ों पर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो हमसे डरते हैं। डरते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम लोग प्रकृति को हानि पहुंचाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति को अपना घर मानते हैं। इसीलिए हम सामान्य मनुष्य से डरते हैं और पहाड़ों पर चले जाते हैं। ठीक है, पैर इसलिए छोटे होते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए थोड़ी जगह में पैर रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनके पैर छोटे होते हैं। ये प्रकृति की देन है, दूसरा छोटे पैर। हमारे पास जूते हैं, इनके पास तो जूते एडिडास और रीबॉक के तो नहीं है। तो छोटे पैरों का ये फायदा है कि इन्हें पैरों में कम लगेगी। ठीक है, मान लीजिए कांटा यहाँ पर है, आपका पैर इतना बड़ा है तो लग जाएगा, लेकिन आपका पैर इतना छोटा तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो इनके पैर छोटे होते हैं। जो कद होता है वो नाटा इसलिए होता है ताकि आसानी से ऊपर चढ़ सके। ठीक है, ये सब प्रकृति की देन है, इनमें इनका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं संथाल, मुंडा, गोंड, बिरहो और ओहो, जो कि हमारी झारखंड में पाई जाती थी। संथाल जो थी कद में नाटी, ठीक है, नाक चपटी होती थी, इन्हें कहते थे संथाल। तो पूछा जा सकता है नाटे कद के व चपटी नाक की कौन सी जनजातियां होती हैं जो कि झारखंड में पाई जाती हैं? आपका आंसर होगा संथाल। कौन सी? संथाल। पीसीएस जैसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मुंडा। मुंडा जो जनजाति है उसमें जो प्रथा है प्रचलित है, जिसे कहते हैं जांगटोपा। जांगटोपा क्या होता है कि जब इनके पूर्वज मर जाते हैं, जैसे कि हमारे घर में दादी या बाबा हैं, या फिर कोई भी ऐसा पूर्वज मर जाए, तो वो क्या करते हैं, उन्हें जलाते नहीं है। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने जला दिया तो उनकी हड्डियां बची। ठीक है, उन हड्डियों को क्या करेंगे, उठाकर और घड़ों में रख लेंगे। घड़ों में रखकर उसे अपनी दीवारों पर टांग देंगे। ये ऐसा समझते हैं कि अभी भी हमारे पूर्वज हमारे साथ रह रहे हैं। ये इनका प्यार है अपने पूर्वजों के लिए। ठीक है, अपने पूर्वजों के लिए प्यार दिखाते हैं। उनकी हड्डियों को एक घड़े में बंद करते हैं और अपने घरों के सामने टांग देते हैं, बहुत सालों तक रखते हैं और कहते हैं कि हमारे पूर्वज हैं, अब भी हमारे साथ हैं, मरने के बाद भी। फिर उसके बाद ही कुछ सालों के बाद एक समारोह का आयोजन करते हैं जिसे कहते हैं कब्रिस्तान समारोह। कब्रिस्तान समारोह में क्या होता है कि ये सभी अपने घड़ों को लेकर आते हैं जिसमें पूर्वजों की हड्डी थी और उन्हें मिट्टी में दफना देते हैं। तो इसे कहते हैं जांगटोपा प्रथा, जो कि किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपका आंसर होगा मुंडा जनजाति में प्रचलित है। अब देखते हैं गोंड जो है पूरे सबसे ज्यादा अधिकतर यही फैली हुई है गोंड हमारे इस वाले हिस्से में। गोंड की खास विशेषता यह है कि गोंड जनजाति जो है ये खेतियार है। खेतियार मतलब ये खेती करती है। खेती भी कैसी करती है कि ये क्या कहते हैं, दाहिया खेती क्या होता है कि मान लीजिए जमीन का कोई हिस्सा है, ठीक है, इनके पास खाद तो होता नहीं है, जैसे हमारे पास यूरिया हमने खेतों में लगा दिया, तो ये क्या करते हैं, जो वहां पर घास होती है, जो वहां पर पेड़ पौधे होते हैं, काटने के लिए कुछ होता नहीं तो वो जला देते हैं। जब जला देते हैं पेड़ों को तो उनसे राख बनती है। राख खाद का काम करती है। ठीक है, राख किसका काम करती है? खाद का काम करती है। तो उससे क्या हुआ, इससे प्रकृति को बहुत हानि हुई है।
प्रकृति को बहुत हानि हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं है जितनी हम लोगों ने पहुंचाई है। ठीक है, ये मत समझना कि गोंड ने सब कुछ बर्बाद करा, हमने कुछ नहीं करा। नहीं, बर्बाद हमने ही सबने किया है, जंगलों को काटकर। वो तो बस इतना करते हैं कि अपनी खेती के लिए थोड़ा सा हिस्सा जला देते हैं। ठीक है, इससे प्रकृति को तो हानि हुई है। भारत सरकार ने भी इस पर रोक लगाई है गोंड पर, कि ऐसी खेती ना करें, और गोंड जनजाति ने भी इस पर रोक लगाई है। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है बिरहो, उसके बाद है हो जनजाति की खास विशेषता यह है कि बारिश कराने के लिए आग जलाकर धुआं करते हैं और आसमान में भेजते हैं, और उसके सहारे अपना डांस करते हैं। तो ये करते हैं हो। ठीक है ना, पूछ लेगा कि आग जलाकर धुआं करते हैं जिससे कि बारिश हो, ऐसी कौन सी जनजाति है, तो आपका आंसर होगा हो। और हो हमारी कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है गारो खासी जयंतियां। ये हमारी मेघालय में पाई जाती हैं। मेघालय में हमारा राजमहल पहाड़ियों का हिस्सा है ऊपर, मेघालय का पठार, उसकी 3 हमारी पहाड़ियां हैं गारो खासी जयंतियां। ठीक है ना, गारो खासी जयंतियां। जो हमारी पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक, वो गारो पहाड़ी पर स्थित है। गारो खासी जयंतियां एक पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों पर जो जनजातियां रहती हैं उनका नाम भी इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर पड़ गया है। क्या नाम पड़ गया है, गारो खासी जयंतियां। तो गारो खासी जयंतियां हमारी पहाड़ी कहां पड़ती है, मेघालय में। और गारो खासी जयंतियां जनजाति भी कहां रहती है, मेघालय में रहती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुकी हमारी जनजाति रहती है मणिपुर में। कहां पर, मणिपुर में। नेक्स्ट है हमारी बोडो रहती है हमारी असम में। कहां पर, असम में। नेक्स्ट है डफला मिरी अबोर मिस्मी। जो हमारी डफला मिरी अबोर मिस्मी जनजाति है, ये अरुणाचल प्रदेश में रहती है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय की चोटियां पाई जाती हैं। शिवालिक हिमालय पाया जाता है। शिवालिक हिमालय की चोटियों के नाम है डफला, अबोर, मिश्मी। डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। इन पहाड़ियों पर जो लोग रहते हैं उनका नाम इन्हीं नाम पर पड़ गया है, उन जनजातियों का नाम। तो उन जनजातियों का नाम क्या है, उनका नाम है डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। ठीक है, पूछ ले कि डफला, मिरी, अबोर और मिस्मी ये हमारी किस राज्य में पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जनजाति पूछ ले पहाड़ियां कहां पर पाई जाती हैं, तो ये पहाड़ियां भी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। इन्हीं के नाम पर जनजातियों का नाम पड़ा है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत अपने फिर भी बहुत सारी जनजातियां देख ली, लगभग 50-60 हो गई होंगी जनजातियां। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात की। शायद मुझे लगता है आपने आज तक जनजातियों के बारे में ऐसा नहीं पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है। जिसको वीडियो पसंद आए वो वीडियो को प्लीज शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं सब कुछ जल्दी से। सबसे पहले हमने पढ़ा सर्वाधिक जनजाति हमारी एमपी, दूसरे पे महाराष्ट्र, सबसे कम गोवा, दूसरे पे यूपी। ठीक है, प्रतिशत में सर्वाधिक मिजोरम में, और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लक्षद्वीप में। ठीक है, इनके जो धार्मिक पुरुष होते हैं उन्हें कहते हैं पाहन, और इनके जो मसीहा थे उन्हें कहते हैं ठक्कर बप्पा। जो हमारी गुज्जर जनजाति है वो हमारी रहती है जम्मू कश्मीर में, जो कि हमारी मुस्लिम जनजाति है। उसके बाद हमारी राजस्थान में हमारी 3 पाई जाती हैं, मीणा, गढ़सिया और कालबेलिया। मीणा, गढ़सिया और कालबेलिया में कालबेलिया जो जनजाति है वो सपेरा जनजाति है। आप बोर्ड पर देखना, वो सपेरा जनजाति है। उसके बाद हम आए कहां पर, उसके बाद आए हम गुजरात में हमारी पाई जाती है कोली, बंजारा और मूरिया। आपको 3 नाम याद रखने, कोली, बंजारा और मूरिया, ये हमारी पाई जाती है गुजरात में। उसके बाद हम नीचे की तरफ आए, उसके बाद आए हम भारती हमारी पाई जाती है कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद हम फिर नीचे आए, उसके बाद हम पहुंचे केरल में हमारी 3 पाई जाती है, मैपिल, नायर, कारद। और हमारी तमिलनाडु में 2 पाई जाती हैं, बड़गा और टोंडा। ठीक है ना, बड़गा और टोंडा और बड़गा। और हमारी ये मैपिल, नायर, कारद ये हमारी भैंस पालती हैं। ठीक है, भैंस पालती है। इनके दुग्धशाला यानी जो इनकी डेयरी होती है, उनके मंदिर होते हैं जिसमें स्त्रियों की प्रवेश वर्जित है। ठीक है, इनमें कन्या वध प्रथा प्रचलित है, जिसके कारण इनमें भातृ बहुपति विवाह प्रचलित है, वो मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हमने देखा चेंचू लंबाडा भैरूपिया, ये हमारी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। भूमिज लोध हमारी वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। नागवे कोन्यक हमारी नागालैंड में पाई जाती है। रेयांग हमारी त्रिपुरा में पाई जाती है। लेपचा हमारी सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, थारू, भुक्सा, भेटिया, जौनसारी ये हमारी संयुक्त रूप से उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जो हमारी गद्दी, बक्करवाल, जद्दा और किन्नौर है वो हमारी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, और जिसमें से गद्दी व बक्करवाल जो है वो हमारी भेड़ पालती हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस तरफ आए,
इस तरफ हमने देखा कोल भील, लंबादा, बैगा और सहरिया। कोल भील, लंबादा, बैगा और सहरिया ये हमारी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद हमने देखा वेस्ट बंगाल, सॉरी झारखंड की। झारखंड की कौन सी? संथाल, मुंडा, बिरहो और हो। ठीक है, संथाल, मुंडा, गोंड, बिरहो और हो। संथाल नाटे कद के, चपटी नाक के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा मुंडा। मुंडा में जांगटोपा प्रथा प्रचलित है, जिसमें ये अपने पूर्वजों की हड्डी को कुछ सालों तक रखते हैं, उसके बाद एक कब्रिस्तान समारोह करते हैं और उन्हें जला देते हैं यानी दबा देते हैं। ठीक है, गोंड जो है, गोंड खेतिहर हैं जो कि दाहिया खेती करते हैं यानी वनों को जलाकर फिर खेती करते हैं। उसके बाद पढ़ा बिरहो, और हो कैसी जनजाति है? जो कि आग जलाकर धुआं करती है जिससे कि बारिश हो जाए। उसके बाद हमने पढ़ा गारो खासी जयंतियां, जो कि हमारी मुख्य रूप से मेघालय में पाई जाती है। मेघालय में गारो खासी जयंतियां 3 पहाड़ियां भी हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कुकी। कुकी हमारी पाई जाती है कहां पर? मणिपुर में। उसके बाद हम ऊपर गए, हमने पढ़ा बोडो। बोडो हमारी पाई जाती है असम में। उसके बाद हमने साइड में गए, सबसे लास्ट में हमने पढ़ा अबोर, डफला, मिरी और मिश्मी। ये हमारी कहां पाई जाती है? हमारे अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय की इन चोटियों का नाम भी है। कौन सा? डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। मुझे उम्मीद है आप सभी को जनजातियों से लगभग सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। पीडीएफ सभी को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाइए डाउनलोड करिए, वीडियो को अच्छे से देखिए। जितने बच्चे देख रहे हैं अभी से जुड़ जाइए, और आने वाले समय में ऐसा होने वाला है शायद आपके अंदर से भय खत्म हो जाए जीएस का, यदि आप मेरे साथ लग गए। ठीक है, ये वादा नहीं कर सकता, 100% जो कहता है वो पहले ही गलत हो जाता है। 100% नहीं, लेकिन जितना परसेंट होगा मैं अपना दूंगा, जिससे कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करें एग्जाम में। आप अभी से जुड़ जाइए, अभी से जुड़ जाइए। अगर आप 10 दिन रह के देखिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो तुरंत छोड़ देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो को डिसलाइक कर देना। लेकिन आप जुड़ के तो देखिए, अगर आपको खुद अपने आप में डिफरेंस दिखाई ना दे, अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखाई ना दे, और आप खुद ऐसे ना बन जाओ कि दूसरों को पढ़ा सके, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अच्छे से कीजिए रिवीजन, नोट्स कीजिए डाउनलोड और रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसी प्रकार वीडियो लाता रहूंगा। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।